नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले राजधानी से बड़ी खबर की करेंगे बात, जहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू हो जाएगी। यह ऐलान कर दिया गया है। काउंसलिंग से कई अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। डीएलएड का रिजल्ट न होने से परीक्षार्थी बाहर होंगे। सितंबर में दरअसल डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा हुई थी और अब तक परीक्षा का रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है। तो ऐसे में कई परीक्षार्थी रिजल्ट न आने से परेशान हैं। मेरिट में आने वाले परीक्षार्थी भी बाहर हो सकते हैं क्योंकि उनका डीएड का रिजल्ट ही नहीं आया। और ऐसे में 18,500 पदों के लिए 17 नवंबर को जो काउंसलिंग होने जा रही है, ये इन अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। तो डीएलएड का रिजल्ट आया नहीं और इसके पहले काउंसलिंग की तारीख जो है वो रख दी गई है। अब डीएलएड का रिजल्ट नहीं आएगा और उसके पहले अगर काउंसलिंग हो जाती है तो ऐसे में कई सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि परीक्षार्थियों का रिजल्ट नहीं आया और अभ्यर्थी परेशान हो सकते हैं। उनको बाहर किया जा सकता है। कई तो ऐसे भी हैं जो कि मेरिट में हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो बाहर हो सकते हैं अभ्यर्थी, क्योंकि उनका डीएलएड का रिजल्ट आया नहीं है और डीएलएड की आवश्यकता है। तो ऐसे में डीएलएड न होने की वजह से इनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि कुल 18,500 पदों के लिए 17 नवंबर से यह काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में इसके पहले अगर नतीजे आ जाएं तो ठीक, लेकिन अगर नतीजे नहीं आए तो बहुत नुकसान इन लोगों का होना है, क्योंकि इन्होंने पहले परीक्षा दी, उसके बाद चयनित हो गए, अब काउंसलिंग होनी है और काउंसलिंग में अगर ये छंट जाते हैं केवल डीएलएड के नतीजे न आने की वजह से, तो ये इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। और इसी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारी सहयोगी रंजना मौजूद हैं भोपाल से। उनके पास चलते हैं। रंजना, वाकई में ये खबर बहुत हैरान भी करती है और 17 तारीख से जो काउंसलिंग शुरू होने जा रही है उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है कि जिनका डीएलएड का रिजल्ट आया नहीं है। डीएलएड का रिजल्ट कब आ सकता है, इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? जी पुनीत, बिल्कुल। जो मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। हालांकि काउंसलिंग को लेकर भी जो शिक्षक हैं उन्होंने कई बार इस बात को लेकर गुहार लगाई कि जल्द से जल्द जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो। लेकिन अब जबकि 17 नवंबर से काउंसलिंग शुरू होने जा रही है तो उसको लेकर भी अगर कहें तो जो अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी, उनके सामने बड़ी समस्या यही खड़ी हुई है कि एक तो रिजल्ट जारी होने के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो डीएलएड परीक्षा है उसका रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ है और अब तक जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर कोई कंफर्मेशन बात नहीं कह रहे हैं कि आखिर कब तक रिजल्ट जारी होगा। और उम्मीद यही है कि फिलहाल 17 नवंबर से पहले जो रिजल्ट है वो शायद ही जारी हो, क्योंकि अभी फिलहाल जो कॉपियों की चेकिंग है वो लगातार चल रही है। लेकिन फिलहाल जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि तेजी से काम चल रहा है और उम्मीद है कि रिजल्ट जारी हो जाए, लेकिन 17 नवंबर तक जारी हो जाए इसको लेकर अभी किसी भी तरह से कोई पुख्ता जो बात है वो नहीं की गई है। ऐसे में करीब अगर देखा जाए तो 18,500 पदों के लिए ये जो काउंसलिंग है वो चल रही है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो डीएलएड की मार्कशीट ना लगाने के चलते काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि जो कई अभ्यर्थी हैं वो इस बात को लेकर परेशान भी हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो मेरिट सूची में भी आए हैं, लेकिन मार्कशीट अगर उनके पास डीएलएड की नहीं होगी तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और दूसरी बात, उम्र को लेकर भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि पहले ये भी कहा गया था कि 18 साल की उम्र पूरी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी जो परीक्षा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब जब काउंसलिंग शुरू हो रही है तो उसमें 18 की जगह 21 वर्ष की जो उम्र है वो यहाँ पर ज़रूरी कर दी गई है। तो ये दो जो चीज़ें हैं अभ्यर्थियों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है और बड़े लंबे समय के बाद ये परीक्षा हुई थी और अब काउंसलिंग में गफलत यहाँ पर जरूर बनी हुई है अभ्यर्थियों के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो काउंसलिंग के लिए तारीख तो आ गई, लेकिन अब इस बात का डर है कि रिजल्ट नहीं आएगा। काउंसलिंग में कैसे उसे फेस करेंगे
नतीजे आने जरूरी हैं, डीएलएड बहुत जरूरी है। बढ़ते आगे, एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत जारी है। बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है, वहीं कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के दौरान आपस में ही भिड़ रहे हैं। 23 को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत एमपी बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। बैठक में हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का फैसला किया गया, यानी हर बूथ पर वोट शेयर 51% करने का टारगेट तय किया गया है। हमने एक संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाना, 51% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर खड़ा हो, इसकी रणनीतिक तैयारी आज बैठक में चर्चा के दौरान हुई है। बैठक में बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का फैसला किया गया है। 5 संभागों के प्रभारी बदले गए हैं। वहीं मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता अभियान चलाएंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों से बीजेपी कार्यकर्ता संपर्क भी करेंगे। तो वो जबलपुर संभाग के प्रभारी होंगे, कांतिदेव सिंह हमारे उपाध्यक्ष वो भोपाल संभाग के प्रभारी होंगे, हरिशंकर खटीक जो शहडोल संभाग के प्रभारी थे वो चंबल संभाग के प्रभारी होंगे, और सरतेंदु तिवारी जी मेरे साथ महामंत्री है, वो जबलपुर संभाग के प्रभारी थे, वो शहडोल संभाग के प्रभारी होंगे, और उज्जैन संभाग के प्रभारी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आलोक शर्मा जी होंगे। बाकी जो विधिवत तौर पर जैसे हमारे संभाग की जो रचना है वो रचना जैसी की तैसी ही है। एमपी में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में भोपाल में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। तो कोर कमेटी की बीजेपी की बैठक हो गई है और इसमें कई सारे फैसले भी लिए गए। इधर सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय बीच में ही बैठक के बीच में ही चले गए, वजह कुछ और बताई गई। इधर क्या बीजेपी में नेता पुत्रों को टिकट मिलेगा, यह सवाल फिर से उठने लगा है। तो नेता पुत्रों के टिकट मिलने के सवाल पर बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया ने बड़ा बयान दिया और कहा कि नेता पुत्र होना कोई दोष नहीं होता, उम्मीदवार योग्य होना चाहिए, वो नेता पुत्र हो या ना हो। सत्यनारायण जटिया ने यह भी कहा कि टिकट क्राइटेरिया के नाम की चीज सिर्फ एक धारणा है। पार्टी को जीत चाहिए, उम्मीदवार चाहिए और अच्छा उम्मीदवार तो चाहिए। आपके क्राइटेरिया पहले रहा करता था। देखो, क्राइटेरिया नाम की चीज जो है वो धारणा है, और वो धारणा बनती है और बनती है तो बनती है। तो आपकी नजर में क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया लागू होना चाहिए या नहीं? देखिए, पार्टी का संविधान है और पार्टी के संविधान के अंतर्गत इस प्रकार की कोई बातों का। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है मध्य प्रदेश में अब एंटर होने ही वाली है और अभी यात्रा आई नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स इस पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी निशाना साधने से चूक नहीं रही है। उधर कांग्रेस तैयारी में तो लगी है, लेकिन कांग्रेस के ही नेता आपस में भिड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। एमपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा कि एमपी में कांग्रेस कितनी भी यात्रा कर ले, उससे कोई फायदा नहीं होगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस को ऐतिहासिक हार मिलेगी। यात्रा कितनी भी ऐतिहासिक हो, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। सर, साधु संतों के साथ स्नान राहुल गांधी करेंगे नर्मदा जी में, और कहा जा रहा है कि है ना बटुक उनके साथ रहेंगे। महाकाल भी जाने डुबकी लगाने वाले हैं आस्था की। अब वहाँ पर साउथ से चले हैं गोल टोपी लगाकर, और तो यहाँ पर आकर कुछ न कुछ तो नाटक करेंगे ना। ये इनकी बेचैनी इसीलिए यात्रा की। अगर आपको यात्रा से चिंता नहीं है तो बेचैन क्यों, बयान क्यों देते हो? वो यहाँ आएंगे, नर्मदा जी में स्नान भी करेंगे, महाकाल के दर्शन भी करेंगे, और जो है इन पाखंड का जो धर्म को पाखंड की तरह जिन लोगों ने ओढ़ के रखा है उनको जो है आईना भी दिखाएंगे। वहीं इंदौर में कमलनाथ के दौरे से पहले ही कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ते नजर आए। कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र वर्मा और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के बीच तू-तू मैं हो गई। वहीं कांग्रेस मीडिया के अध्यक्ष के मिश्रा ने दोनों नेताओं को समझाकर मामला शांत किया। वहीं इंदौर में भी पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने पोहे जलेबी बेचकर भारत जोड़ो यात्रा का प्रमोशन किया। पटवारी पिपलिया हाना चौराहे पर पोहे की दुकान पर पहुंचे थे। उन्होंने ग्राहकों को पोहे खिलाए, कुछ ग्राहकों को पोहे पैक करके दिए, साथ ही जलेबी बनाने का ऑर्डर लिया।
पटवारी ने दुकान मालिक से भारत जोड़ो यात्रा में आने की भी अपील की। और इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने इंदौर पहुंचे पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि मैं आपको जिम्मेदारी देने नहीं आया हूं। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि वो कोई जिम्मेदारी देने आए नहीं है। कोई ये भी नहीं सोचे कि मुझे जिम्मेदारी नहीं दी गई है। आप जो भी करना दिल से करना, जैसे कि मुझे किसी ने यहां आने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन मैं आपसे ये कहने आया हूं कि यात्रा के लिए दिल से काम करिए। इस यात्रा को मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बनाना है। मैं भी यात्रा में शामिल होने कर्नाटक गया था। मैंने वहां इतना जोश और उत्साह पहले कभी नहीं देखा। महंगाई, कृषि, रोजगार को लेकर हर वर्ग परेशान हो रहा है। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये सारे मुद्दे उठाने हैं। ऐतिहासिक यात्रा मध्य प्रदेश में होगी। भारत जोड़ो की यात्रा केवल राजनीति नहीं है, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संविधान बचाने की यात्रा है। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस गोपनीय तरीके से महिला वोटर्स को साधने में लगी है। ये कहना है महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा का। उनके मुताबिक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस महिलाओं के बीच गोपनीय तरीके से काम कर रही हैं और 23 विधानसभा चुनाव के लिए महिला वोटर्स को साधने में जुटी हैं। कांग्रेस के इस प्लान पर बीजेपी निशाना साध रही। महिलाएं जो है, आप ये देखोगे इस बार साइलेंटली कैसे काम करेंगे और महिलाएं भाजपा को दिखा देगी कि महिलाओं पे अत्याचार कोई महिला नहीं सहन करेगी। हम महिलाएं ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख। कांग्रेस पर भरोसा करे, इसको लेकर आप कैसे समझाएंगी महिलाओं को? महिलाएं समझ गए हैं। महिलाओं को और लोगों को समझाने की काम करेंगे। अब उन्हें इस बात की भी जानकारी होगी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं का स्थान क्या है। झंडा उठाने के लिए महिलाएं चाहिए, वोट करने के लिए महिलाएं चाहिए, पर जहां पर सम्मान की बात आती है तो उन्हें अपमानित किया जाता है। पूर्व जो अध्यक्ष मध्य प्रदेश की थी, उन्हें सिर्फ मात्र इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से पूर्व में भी कमलनाथ जी ने कहा था कि महिलाएं जो हैं वो सजावटी वस्तु हैं, वो शोपीस के लिए हैं, आज सबसे पहले अगर संघर्ष करने की आवश्यकता है तो उन्हें अपनी पार्टी के अंदर संघर्ष करना चाहिए और उचित स्थान महिलाओं को दिलवाना चाहिए। एमपी की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्यों में मध्य प्रदेश भी है और चौथे नंबर पर आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से यह रिपोर्ट जारी की गई है। एमपी की हवा लगातार जहरीली होते जा रही है। मध्य प्रदेश देश का चौथा सबसे प्रदूषित राज्य बन गया है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी के बाद एमपी में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश सबसे प्रदूषित राज्यों में शामिल है। ग्वालियर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। शहर का AQI 329 रहा। ग्वालियर में खराब सड़कें, धूल और वाहनों के धुएं के चलते हवा प्रदूषित हो रही है। शहर की खराब होती हवा से आम लोग भी परेशान हैं। हाल के जाने माने उद्योगपति अजय हरिनाथ सिंह के मामले में पुलिस एक्शन ले सकती है। टीटी नगर पुलिस को अमृता सिंह के बयान और शिकायत का इंतजार है। उद्योगपति की पत्नी अमृता सिंह ने पुलिस से 2 दिनों का वक्त मांगा था। खबर मिलने के बाद टीटी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। अस्पताल में भर्ती अमृता सिंह ने ठीक होने के बाद पुलिस से कार्रवाई करने की बात कही थी। अमृता सिंह ने बातचीत जो की थी पुलिस से, इसकी पुलिस ने वीडियोग्राफी भी कराई थी। पुलिस अब कल दोबारा अस्पताल जाएगी और अमृता सिंह का बयान दर्ज कर सकती है। उद्योगपति की पत्नी ने पति पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। और बात करेंगे सतना की, जहां पर ट्रेन और कार में टक्कर हो गई। जी हां, ट्रेन और कार की टक्कर हो गई। क्रॉसिंग पार करने के दौरान मालगाड़ी की चपेट में कार आ गई थी। इस हादसे में कार सवार की जान बाल बाल बची है। कार सवार ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बिरला फैक्ट्री की ओर से मालगाड़ी दरअसल आ रही थी। ट्रेन की टक्कर से कार काफी दूर तक घसीटती हुई चली गई। हालांकि गनीमत रही कि ट्रेन की रफ्तार बहुत कम रही, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। देखिए तस्वीरें सीसीटीवी में नजर भी आ रही। इधर झाबुआ में बस स्टैंड पर हुए हादसे से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने बस में आग लगाने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए सख्ती दिखाई।
हंगामा करती गुस्साई भीड़, हालात काबू करने की कोशिश करती पुलिस। माहौल गर्म है, लोग आक्रोशित हैं। ये तस्वीरें झाबुआ की है। यहाँ बस स्टैंड में 2 बसें आपस में टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद युवक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान बस में आग लगाने की कोशिश की गई। घटना की जानकारी मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। इस दौरान गुस्साई भीड़ को काबू में करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने के कारण हादसा हुआ, जिसमें युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद लोग काफी गुस्से में आ गए और बस स्टैंड में जोरदार हंगामा किया। इधर इंदौर में न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है। सरेराह लड़कियों की गुंडागर्दी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और मारपीट की 3 आरोपी लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में सरेआम मारपीट के आरोपी 3 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। घटना MIG थाना इलाके की है। यहाँ 20 सड़क पर लड़की के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नशे की हालत में लड़कियां सड़क पर मारपीट कर रही हैं। एक लड़की जमीन पर गिरी हुई है। इस पर आरोपी लड़कियां लात घूंसे बरसाती नजर आती हैं। लड़की चिल्ला रही है, लेकिन ये लगातार उस लड़की की पिटाई कर रही हैं। आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने ये हंगामा देख रहे हैं। इस घटना के बाद आरोपी लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था और अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। बात ग्रहण की तो आज साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण देखा गया। भारत में भी यह चंद्र ग्रहण अलग अलग हिस्सों में नजर आया। चंद्र ग्रहण के अद्भुत नजारे की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, गुवाहाटी और पटना की ये तस्वीर। आज पूर्णिमा के दिन तो चंद्रमा पूरा नजर आता है, लेकिन देखिए आज आंशिक जो चंद्र ग्रहण अलग अलग क्षेत्रों से जो नजर आया, उसके बाद ये खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि खूबसूरत और अद्भुत खगोलीय घटना इसे वैज्ञानिक मानते हैं, बताते हैं। गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान नानकसर गुरुद्वारा गए। उन्होंने यहां मत्था टेका और लंगर में भोजन किया। थाली जो खुद ही धोई जाती है, उन्होंने भी अपनी थाली को धोया। सीएम के साथ मंत्री हरदीप सिंह डंग मौजूद थे। सीएम ने प्रकाश पर्व के मौके पर सभी को बधाई भी दी। गुरुद्वारे में मत्था टेकते हुए सीएम नजर आए। लोगों को उन्होंने भोजन कराया भी, बर्तन भी साफ किए और उन्होंने लंगर भी खाया। प्रकाश पर्व की सभी बहनों और भाइयों को लख लख बधाइयां। एक नूर ते सब जग उपजियो, बस एक ओंकार, उन्हीं की संतान है हम सब। और इसलिए गुरुदेव ने कहा कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब उसी की संतानें हैं। आपस में स्नेह से रहें, प्रेम से रहें, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें, दूसरों की सेवा करें। उनकी शिक्षाएं वास्तव में आज की दुनिया की सब समस्याओं का समाधान कर सकती है। आज फिर एक बार गुरु नानक देव जी के जयंती की बहुत बहुत। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व आज है। इस मौके पर आज बैतूल से विशाल ताप्ती चुनरी पदयात्रा निकाली गई। 117 मीटर लंबी चुनरी को लेकर हजारों श्रद्धालु ताप्ती नदी के तट की ओर रवाना हुए, जो बैतूल से 24 किलोमीटर दूर है। पिछले 4 साल से यात्रा का आयोजन बैतूल विधायक निलय डागा करवा रहे हैं, जिन्होंने लगातार 11 साल तक हर साल ताप्ती चुनरी यात्रा निकालने का संकल्प ले रखा है। अपने परिवार समेत खुद पूरे 24 किलोमीटर की वो पैदल यात्रा करते हैं।